अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमारी आउटलाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है डाटा सेंटर्स एंड वर्चुअलाइजेशन फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको ये बताती हूँ आउटलाइन से, तो आपने देखा होगा आपकी आउटलाइन में ये टॉपिक आ रहा है आपकी यहाँ पर, वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन एंड डाटा सेंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। ये दोनों अलग-अलग ही टॉपिक है, अलग-अलग ही हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि है डाटा सेंटर। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करूँगी डाटा सेंटर क्या होते हैं, इसके की कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? किसी भी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा सेंटर एक आप कह सकते हैं एक ऐसी फिज़िकल फैसिलिटी होती है, यानी एक ऐसी फिज़िकली जगह होती है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज सिस्टम और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और जो डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डाटा सेंटर क्या हुआ? एक ऐसी फिजिकली फैसिलिटी या ऐसी हाउसिंग पूरी स्कीम होती है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स जैसे सर्वर्स हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर वगैरह हो गए, और स्टोरेज सिस्टम और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोस्टली इसको हम लोग डिजिटल ब्रेन भी कहते हैं, और ये वो डिजिटल ब्रेन होता है जहां से आपका सारा ऑनलाइन काम जो होता है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन काम कैसे कंट्रोल होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वेबसाइट्स रन होती हैं, आपकी मोबाइल या डेस्कटॉप एप्स चलती हैं, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, ईमेल्स भेजी जाती हैं, ऑनलाइन गेम्स के सर्वर जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, फिर क्लाउड सर्वर जैसे क्लाउड गूगल ड्राइव होगी, आई क्लाउड हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं मैनेज होती हैं। तो वो सारी चीजें जहाँ ये सारी एक्टिविटीज रन होती हैं, ऑनलाइन रन होती हैं, इस चीज को हम लोग डाटा सेंटर बोलते हैं, और इसको मोस्टली हम लोग डिजिटल ब्रेन भी बोलते हैं। अगर हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इनमें मैंने अभी बताया कि कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है। तो इसके की कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहले सर्वर आ जाते हैं। अब जो सर्वर होते हैं ना, जिसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, एक तो हम सीपीयू को बोलते हैं, एक हम इसको भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, सीपीयू का भी काम यही होता है। उसके बाद हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं, जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे क्या आप समझ लें आपकी हार्ड ड्राइव है या आपकी एसएसडी है, ठीक है। उसके बाद आपके नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे राउटर्स हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस में मोस्टली आपके राउटर्स आते हैं, आपके स्विचेस आते हैं, और आपके फायरवॉल्स आ जाते हैं, ये सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस में इक्विपमेंट्स में आते हैं। उसके बाद आपके कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, जिनमें आप लोगों ने कूलिंग सिस्टम क्या करते हैं, कई बार आपके सिस्टम लैपटॉप वगैरह बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाते हैं, तो ओवरहीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप पावर बैकअप का यूज़ करते हैं। पावर बैकअप क्या काम करता है, जैसे यूपीएस हैं, जनरेटर्स होते हैं, इसका हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि जितनी भी बिजली जाने पर भी आपका सिस्टम बंद नहीं होता, हम अपने सिस्टम को इनके साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली अब सोलर सिस्टम जो होता है ना, वो ज़्यादा काम कर रहा होता है। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स की अगर बात करते हैं, तो सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होता है, जैसे अब फायरवॉल्स हैं, कैमरास हैं, बायोमेट्रिक एक्सेस है, ताकि सिर्फ ऑथराइज लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये डाटा सेंटर के की कंपोनेंट्स थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो सोचिए कि आपके पास एक लाइब्रेरी है, बैंक है, पावर प्लांट है, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। अब लाइब्रेरी है जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होता है, डाटा मीन्स आपकी बुक स्टोर होती है, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी बुक स्टोर होती हैं, मान लीजिए पूरा डाटा स्टोर होता है। और यहाँ पर जो बैंक है, ठीक है, बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है। और अगर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो पावर प्लांट की आप एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ से आपकी जो पावर सप्लाई और कूलिंग वगैरह होती है, सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो इन सबको रन करने के लिए एक इंटेलिजेंट टीम होती है, ठीक है, बैकएंड पे। अगर हम इनकी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो इन सब पे एक इंटेलिजेंट टीम होती है, जो सर्वर मॉनिटर करती है, डाटा को मैनेज करती है और इंश्योर करती है कि सब कुछ स्मूथली चले, ठीक है। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो आप google.com की भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप वहां पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, गूगल एक डाटा सेंटर, वो रिक्वेस्ट जो होती है जो आप भेजते हैं, वो गूगल के डाटा सेंटर तक जाती है। फिर वहां से एक सर्वर ने क्या करना होता है, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना होता है। फिर रिजल्ट जनरेट हुआ और आपके पास स्क्रीन पर 1 सेकंड में ही आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है, यानी सेकंड्स में ये काम होता है।
ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन। अभी हमने डाटा सेंटर के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस किया एंड आई होप सो आपको जरूर समझ आई होगी। अब हम वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर ट्रेडिशनल डाटा सेंटर्स और फिर आपके जितने भी वर्चुअलाइज डाटा सेंटर्स हैं हम उन दोनों को देखेंगे। ट्रेडिशनल में होता है जो पहले से जो पुराने वाले होते थे, अब के जो डाटा सेंटर्स हैं मॉडर्न जो मॉडल्स आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन की बात करें तो ये भी एक प्रोसेस ही होता है जिसमें आपके जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं ना, फिजिकल हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपका सर्वर है, आपका स्टोरेज है, आपकी नेटवर्किंग होती है, उसको हम लोग वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर टूल के जरिए ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा सके। ऑटोमेशन का मतलब होता है वो चीजें जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। तो आपके जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, आपके फिजिकल सर्वर हो गया, आपका नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी स्टोरेज हो गई, जब इनको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अपने वर्चुअल रिसोर्सेज के अंदर, और जो ऑटोमेटिकली ही जितने भी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, तो ये आपकी होती है वर्चुअलाइजेशन आपकी डाटा सेंटर्स के लिए। डाटा सेंटर में भी हमने यही चीज पढ़ी थी ना कि आपके जितने भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, आपके स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, आपके नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे जो होते हैं आपके डाटा सेंटर्स में आते हैं किसी एक फिजिकली फैसिलिटी के ऊपर, किसी फिजिकली हाउसिंग के ऊपर, या आप कह सकते हैं किसी फिजिकली जगह के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं। तो जब उन सारी चीजों को जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही थी डाटा सेंटर्स के अंदर, जब हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर, वर्चुअल रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जितने भी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं वो इनको ऑटोमेटिकली ही मैनेज कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं। उनको कितनी रैम चाहिए, कितना सीपीयू रिक्वायर्ड है, कितने प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ जो होता है वो खुद ब खुद ही मैनेज हो जाता है। इस वजह से इसको हम लोग वर्चुअलाइजेशन फॉर डाटा सेंटर ऑटोमेशन कहते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल जो डाटा सेंटर्स थे उनकी अगर बात करें तो ट्रेडिशनल डाटा सेंटर में क्या था कि सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता था, ठीक है, यानी हर ऐप के लिए आपको अलग सर्वर लेना पड़ता था, हर ऐप का अपना अलग सर्वर होता था। अब उसके बाद आपको स्केलिंग करनी पड़ती थी, यानी मैनुअली ही आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, देन आप उसको उसके ऊपर आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करनी पड़ती थी। देन बैकअप एंड रिकवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। फिर आप जब ज्यादा यानी ड्यू टू फिजिकल हार्डवेयर की वजह से आपकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बहुत हाई हो गई थी। देन उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती थी, बहुत स्पेस रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन वो इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी की बात करें तो आपके पास हाई पावर कंजप्शन थी, वो ज्यादा एनर्जी यूज करते थे। और फिर जो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग होती थी आपकी मैनेजमेंट में, ये सारा डाटा ये आपके ट्रेडिशनल डाटा सेंटर मॉडल्स के अंदर था ये, ठीक है। जैसे अगर हम इमेजिन कर लेते हैं, मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ, ठीक है। आपने इमेजिन करना है कि एक स्कूल है जहाँ हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूम है। अब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रूम है, जगह भी ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल होती है, रिसोर्सेज का वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। यानी अब खुद अंदाजा लगाएं, हर एक स्टूडेंट का तो अलग अलग रूम नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिशनल डाटा सेंटर की सिर्फ एक एनालॉगी है, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा ऐसा असली में कभी भी नहीं हुआ था। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया कि पहले में वो ऐसा होता था, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करना मुश्किल होता था। अगर उनके पास जगह ज्यादा थी तो वो हर स्टूडेंट को अलग अलग बिठा रहे, एक एक रूम दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं थी। एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम हुई, अगर टीचर ने एक स्टूडेंट को एक क्लास में जाके लेक्चर दिया तो दूसरे स्टूडेंट को दूसरी क्लास में जाके लेक्चर देना पड़ेगा। तो ये सारा जो था ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप तो था ही, ये बहुत ज्यादा ना डिसएडवांटेजेस रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मॉडर्न वर्चुअलाइजेशन डाटा सेंटर की बात करते हैं तो इसके अगर रिसोर्सेज एलोकेशन की बात करते हैं तो ये मल्टीपल एप्स के लिए सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं फिजिकल सर्वर हमें चाहिए होता है, या फिर आप वीएम का भी यूज कर सकते हैं। आप वर्चुअल मशीन्स एक ही फिजिकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करके डिफरेंट ऐप को रन कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू वर्चुअल मशीन्स भी क्रिएट हो सकती हैं, कंट्रोल एन करो और नई वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको बैकअप और रिकवरी भी ऑटोमेटिकली ही आजकल के सिस्टम आए हुए हैं। कॉस्ट बताएं तो
पहले की निस्बत, ट्रेडिशनल की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि आप एक ही हार्डवेयर पे बहुत सारे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर स्पेस की बात करें, तो आपके पास कॉम्पैक्ट सेटअप होता है, यानी मल्टीपल वीएम्स को आप एक चंद एक सर्वर पर भी चला सकते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। कॉस्ट एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बहुत ही ज्यादा लो थी। उसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें जो पावर यूजेज है वो भी हाई नहीं होगा, वो भी लो ही होगा, रिड्यूस होता है। और मैनेजमेंट की बात कर ले तो सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वहां से ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का काम हो रहा है। तो जैसे हमने पहले एक एनालॉजी ली है स्कूल की एग्जांपल से कि वहाँ हर एक स्टूडेंट के लिए है, तो अब आप सोचो कि उस स्कूल में एक ही हॉल है जहाँ पे वर्चुअल क्लासेस पार्टीशनिंग बनाई गई है। हर स्टूडेंट का सिस्टम अलग भी है और ऑटोमेटेशन से भी मैनेज हो रहा है, ठीक है, यानी स्मार्ट, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इसमें क्या हुआ कि हम पूरे स्कूल में एक ही हॉल है और सबको उन्होंने वर्चुअलाइजेशन यानी ऑनलाइन ही बिठा दिया है कि तुम लोग घर बैठ के ही ये पढ़ लो। अलग अलग रूम्स में जाके पढ़ाने से बेहतर है उन्होंने एक ही वर्चुअल सिस्टम रखा, सारे स्टूडेंट घर बैठकर भी वहां पे पढ़ रहे हैं, एक ही हॉल है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न विजुअलाइजेशन सेंटर। और यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, तो कुछ उन्होंने ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के एग्जांपल, अब अगर चाहे तो जो मैंने आपको स्कूल वाली एग्जांपल दी है आप वही कर ले, आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। उसके बाद विजुअलाइजेशन जो डाटा सेंटर में, इसके सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। जाहिर बात है हार्डवेयर यूटिलाइजेशन जो होती है, हम उसका यूज करते हैं तो वो मैक्सिमम हो जाती है। फिर इसमें जितने चाहे हम लोग ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज जो होते हैं उनको स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग भी है, सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट भी है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। उसके बाद रिलायबिलिटी को भी ये इनहेंस करता है। उसके अलावा कुछ आपके 6 स्टेप्स है वर्चुअलाइजेशन की, ये जो डाटा सेंटर्स के लिए मॉडर्न प्रोसेस के लिए इसका वर्क फ्लो जो होता है हम लोग वो देखें। सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें यही आता है कि आपने फिजिकल हार्डवेयर का वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। ये तो डाटा सेंटर की डाटा जो आपका वर्चुअलाइजेशन वाला डाटा सेंटर था उसके लिए तो आपकी डेफिनेशन भी थी कि आपने जितने भी फिजिकल सर्वर्स होते हैं, चीजें होती हैं, उन सबको आपने वर्चुअली जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने उसके ऊपर हाइपरवाइजर जो है उसको इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। हाइपरवाइजर की 2 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2। अब जो हमने वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब इसकी वर्किंग फ्लो में वही चीजें जो है वो सेम टू सेम ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस आपने उसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना है, बाकी सारा काम आप विजुअलाइजेशन वाली आर्किटेक्चर में उसके स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। वही डायग्राम अगर आप यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं तो देन बहुत इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इजीली आपका जो है वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी से हो सकता है। आई होप सो आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे डाटा सेंटर के लिए जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है।